नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक लीगल क्राइसिस आ गई है और मुझे लगता है कि जो लोग राजनीति में हैं, जो जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको ऐसे राइटिंग लिखनी है, आर्टिकल राइटिंग लिखनी है या फिर न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट करना है या पब्लिक के बीच में वो प्रबुद्ध वर्ग है, उन सब के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं समझता हूँ इस प्रकार की कंट्रोवर्सी चूँकि पहली बार आई है हमारे देश में, इसलिए इसको समझना और एड्रेस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला चंडीगढ़ का आया था। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी का चुनाव था और वहाँ मेयर के चुनाव में एक वोट कुछ इधर से उधर हो गया था। अब वो मामला तो इलेक्शन का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जो कैंडिडेट हारा हुआ था उसको विनिंग कैंडिडेट घोषित कर दिया था और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्शन पिटीशन को साइड रखते हुए 142 का इस्तेमाल करते हुए डिसीजन दिया था। तमिलनाडु में भी इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी है और इस कंट्रोवर्सी में हम लोग 3 विषय डील करने वाले हैं। पहली बात, हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की है कि भाई सरकारी कमीशन क्या कहता है या फिर एसआर मुंबई का केस क्या कहता है और कहाँ बहुमत सिद्ध होना चाहिए, बहुमत कौन सिद्ध कर सकता है, किसकी सीट पर बहुमत सिद्ध होगा, गवर्नर का रोल क्या है और हाउस का रोल क्या है। उस विषय पर पूरी चर्चा हम लोगों ने की थी, लेकिन आज की तारीख में उस समय तक गवर्नर ने ये कहा था कि आप 118 की लिस्ट लेकर आइए, पर 120 की लिस्ट वहाँ पहुँच गई है और 120 की लिस्ट पहुँचने के बाद शपथ भी हो गई। शपथ होने के बाद 2 दिन का केवल टाइम गवर्नर ने दिया है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या 2 दिन का टाइम सफिशिएंट है या फिर इसके पीछे का कानून क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है। इसके अतिरिक्त दूसरा बात यह आती है कि अगर अपोजिशन सरकार बनाना चाहता है, अपोजिशन, आज का अपोजिशन डीएमके एंड एआईएडीएमके, उनके पास आंकड़ा तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या डीएमके साथ आ सकता है या फिर डीएमके का टीवीके के साथ रिवलरी हो गई है, क्योंकि डीएमके के खिलाफ पहला ऑर्डर हुआ है। वाइट पेपर जारी करने की बात जोसेफ विजय ने की है और जोसेफ विजय ने जो पहले दिन सीएम की शपथ लेने के बाद पहले दिन जो 3-4 ऑर्डर किए हैं वो उन ऑर्डर्स पर हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त 120 सीटों का आंकड़ा तो उनके पास है, लेकिन उनका एक कैंडिडेट इस समय ओहापो में फंस गया है, हाई कोर्ट ने नोटिस कर दिया है। वो कैंडिडेट एक वोट से हार गया था और वो वोट हारने का नहीं है, वो वोट मतलब गलत पोस्टल का है, वो गलत एड्रेस पर गलत कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंच गया। उस कंट्रोवर्सी को आर्टिकल 226 के तहत ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने उसको सुन लिया है। उसके इलेक्शन पिटीशन क्या होती है, इलेक्शन पिटीशन के रूल्स क्या हैं और फिर आर्टिकल 226 के तहत अगर रिट पिटीशन रिट ज्यूरिडिक्शन में जाते हैं तो क्या होता है, जैसा कि वहाँ कंट्रोवर्सी आई है कि रिट ज्यूरिडिक्शन में इसको कैसे सुना जा सकता है। तो हम लोग चर्चा करेंगे रिट ज्यूरिडिक्शन की, कि रिट में कैसे सुनी जाती है, इलेक्शन पिटीशन की, इलेक्शन पिटीशन क्या कहती है। हम लोग चर्चा इस बात की भी करेंगे कि अगर वहाँ कुछ डिसीजन हो जाता है, सपोज डीएमके का कैंडिडेट विनिंग घोषित कर दिया जाता है और अब पार्लियामेंट जो हाउस है वो बैठ जाता है, एक कैंडिडेट का चुनाव दोबारा होगा या फिर उसको ही विनिंग घोषित किया जा सकता है। ये पूरा एक सिनेरियो। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं विजय की उस विजय गाथा से, विजय यात्रा से, जिसमें उन्होंने सबसे पहला सीएम के रूप में ऑर्डर किया है कि मैं व्हाइट पेपर जारी करूंगा। 5 लाख करोड़ का तमिलनाडु पर कर्जा था 2021 में जब चुनाव हुआ था। आज 10 लाख करोड़ का तमिलनाडु पर कर्जा कैसे हो गया, 5 लाख करोड़ तमिलनाडु कर्जे में कैसे चला गया, ये एक बड़ा विषय है। दूसरा उन्होंने ऑर्डर कर दिया, हम इस पर बात करेंगे, इसकी एनालिसिस करेंगे। दूसरा उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 200 यूनिट महिलाओं को फ्री वो देने वाले हैं। तीसरा आदेश उन्होंने कर दिया है कि महिलाओं को वो फ्री बस सेवा देने वाले हैं। चौथा, अभी 8 ग्राम सोना और बहुत सारी चीज़ें जो गिफ्ट में देनी है वो अभी उनको देनी है। अब वो व्हाइट पेपर जारी करना चाहते हैं कि 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 5 साल में कैसे हो सकता है। हर एक साल 1 लाख करोड़ रुपया तमिलनाडु सरकार खर्चे उसमें
कैसे जा सकती है? हर महीने 10,000 करोड़ रुपया लगभग सरकार क्या करती है? आखिर वो पैसा जाता कहाँ है? ये विषय कोई आज का नहीं है। तमिलनाडु में जयललिता और डीएमके की सरकार जो द्रविड़ पॉलिटिक्स करके आई थी, वो इसलिए फेल होती दिखाई दी शुरू से। हालांकि वो द्रविड़ पॉलिटिक्स इतने दिनों तक चल गई है, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स इतने दिनों तक चल गई, वो अलग बात है, लेकिन वो फेल इसलिए हुए हर बार क्योंकि वो नौकरियां जनरेट कर रहे थे, वो रोजगार जनरेट नहीं कर रहे थे, वो सरकारी नौकरी जनरेट कर रहे थे, लोगों को सरकारी नौकरी देकर वहां सेटिस्फाई कर रहे थे और उनको लगता था कि सरकारी कर्मचारी हमारा सबसे सगा है और यही हमारी सरकारें बनाएगा और यही चलाएगा, क्योंकि इनके द्वारा ही चुनाव होता है, सब कुछ इनके द्वारा होता है, इसलिए इनको भरपूर खुश किए रहें। ऐसी परिस्थिति में तमिलनाडु में ऐसा समय भी आया एआईएडीएमके के टाइम पर कि पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने सैलरियां बढ़ाने के लिए हड़ताल कर दी। तब एस्मा लागू करना पड़ा था। एस्मा लागू करने के अलावा जयललिता को लाखों लोगों को एक दिन में टर्मिनेट करना पड़ा था, नई वैकेंसी निकालनी पड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट तक कंट्रोवर्सी आई थी। कुल मिलाकर तमिलनाडु कुछ जनरेट करने की बजाय, मतलब जो द्रविड़ पॉलिटिक्स रही है, वो कुछ वहां रोजगार की व्यवस्था बढ़ाने की बजाय कि कैसे रोजगार बने। और रोजगार देखिए, जो दिमाग में रहता है नौकरी मिल जाएगी सरकारी, उससे रोजगार नहीं होता, क्योंकि सरकारी नौकरी 1-2%, बाकी 98% का क्या होगा? उनको रोजगार चाहिए। रोजगार का मतलब है अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो वो खुद कमा सकें, खुद खा सकें। वो अभी तक तमिलनाडु में दिखा नहीं। कोई इंडस्ट्रियल सेंट्रल ने जो इंडस्ट्री लगा दी उसकी बात अलग है, बाकी का हुआ नहीं। तो जब विजय कह रहे हैं कि हम आपको 8 ग्राम सोना देंगे, हम आपको 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आदेश कर दिया, तो फिर ये 5 लाख करोड़ का कर्जा, अभी जो 10 लाख करोड़ का कर्जा है, ये 20 लाख करोड़ जाने वाला है। विजय केजरीवाल की तरह से तो हो जाएंगे अगर उन्होंने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश न करी, केंद्र के साथ मिलकर तमिलनाडु को इंडस्ट्रियल हब बनाने की कोशिश ना की। तो उनका जो आदेश है, आदेश अच्छा लगता है शुरू में, लेकिन सत्य यह है कि डीएमके अब उनका धुर विरोधी हो गया है, क्योंकि डीएमके के खिलाफ वो चुनाव लड़कर आए और वो डीएमके को ही अब वाइट पेपर जारी करना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने घोटाले कहाँ कहाँ किए, क्या क्या गड़बड़ किया, पैसा कहाँ खर्च हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, वो सब अभी सामने आएगा। तो कुल मिलाकर विजय ने भी वही पॉलिटिक्स का रास्ता थाम लिया है जो कभी केजरीवाल ने थामा था, कि वो सरकार में बैठने के बाद मैं इनकी पोल खोल दूंगा, उनकी पोल खोल दूंगा, ये सामान निकाल दूंगा और ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा। विजय की पॉलिटिक्स सेम वैसी ही चलती है अभी तक, तो पहले दिन के उससे ये लग रहा है। खैर, विजय को शपथ दिलवाने से गवर्नर ने मना कर दिया था, ये कहते हुए कि भाई 118 की लिस्ट लाओ। बाकी कम्युनिस्ट और बाकी जो थे कांग्रेस सहित सबने समर्थन दे दिया कि उनकी लिस्ट 120 की हो गई। जैसे ही उनकी 120 की लिस्ट हुई, वैसे ही गवर्नर ने उनको शपथ भी दिलवा दी। अब इसमें हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जहां मेजॉरिटी में सरकार नहीं बनती, डिफंक्ट मेजॉरिटी होती है, वहां हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी हर एक परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति परीक्षण 1 या 2 दिन के टाइम पर करने की बात कही है, हमेशा यही हुआ। मैं समझता हूं कि गवर्नर ने कहा कि 2 दिन में आपको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। 13 तारीख को उनको ये जो 120 की लिस्ट है इसको सिद्ध करना है, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके तो 3 दिन का टाइम दिया गया है। चूंकि आपने लिस्टें पहले से दे दी हैं 120 की, और 120 का आपने प्रमाण पत्र या उनके द्वारा लेटर दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सरकार फुल फ्लैश है, कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को दबा कबा के नहीं करा गया, आप सरकार बना लेंगे। खैर, सरकार उनकी बन गई। अब 120 में एक सीट फंस गई, 119 का 101 सीट फंस गई, और वो मुझे लगता है कि बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है, जिसके संवैधानिक इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं। ये सीट है तिरुपट्टूर की। तिरुपट्टूर इलेक्शन क्राइसिस बड़ा भयंकर हो गया, इसीलिए पूरे प्रदेश में जब विधानसभाओं के नाम रखे जाते हैं तो सेम नाम किसी विधानसभा का नहीं रखा जाता। विधानसभाओं के नाम सबके अलग अलग रखे जाते हैं, चाहे कोई नाम से रखा जाए, लेकिन यहां तमिलनाडु के अंदर एक तिरुपट्टूर शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और तिरुपट्टूर खुद में डिस्ट्रिक्ट भी है। एक शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर विधानसभा है, और एक पूरी मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम ही तिरुपट्टूर है। अब इसमें जो कंट्रोवर्सी हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या हुआ? शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट के किसी व्यक्ति ने अपना बैलेट भेजा। बैलेट से मतलब है कि जो चुनाव की ड्यूटी पर लगा होगा उसने बैलेट से वोट डाला, सरकारी कर्मचारी होगा, कहीं और पोस्टिंग होगी, उसने बैलेट से वोट डाला। शिवगंगा में तिरुपट्टूर पहुंचने की बजाय वो बैलेट पहुंच गया
तिरुपट्टूर डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें भी विधानसभा, जो डिस्ट्रिक्ट की विधानसभा है उसका नाम भी तिरुपट्टूर है। जब वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया तो वहां रिटर्निंग ऑफिसर ने जब उसको देखा, देखने के बाद उसको कैंडिडेट का नाम ही नहीं मिला जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, उसने वो वोट रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो वहां चूंकि एजेंट थे, एजेंटों ने बताया कि भाई वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का, दूसरी विधानसभा का वोट यहां पर आ गया था। अब जब तिरुपट्टूर विधानसभा की बात की जा रही है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पर एक वोट से डीएमके कैंडिडेट हार गया, और ये जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वोट पहुंच गया ये डीएमके का वोट था। आप समझिए, ये डीएमके का वोट था, और डीएमके का वोट पहुंचना चाहिए वहां, तो पिन कोड गलत हो गया, डाकिया का मिस्टेक हो गया, क्योंकि तिरुपट्टूर उसने देखा होगा और वो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिया, जबकि शिवगंगा के तिरुपट्टूर विधानसभा में जाना था। चुनाव घोषित हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव घोषित कर दिया। चुनाव घोषित करने के बाद अब ये जो, जब इनको पता लगा कि भाई हमारा एक वोट वहां पर था, तो अब यहां पर अगर वो होता तो टाई हो जाता, टाई हो जाता तो अभी एक चांस इनके पास होता कि उस पर टाई कर देते। टाई से मतलब है उस पर लॉटरी निकलती, लेकिन इनको तो, उनको टीवीके के कैंडिडेट को तो विनिंग घोषित कर दिया। टीवीके के कैंडिडेट को विनिंग घोषित जब कर दिया तो ये सज्जन जो डीएमके के हैं ये ऑनरेबल हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 फाइल किया। अब हाई कोर्ट में रिट जुरिडिक्शन का ही वहां पर पंगा फंस गया। पंगा ये फंसा कि क्या 226 में हो सकता है, देश के बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए लेने वाले खड़े हुए, उन्होंने, एक ने अपनी दलील में कहा कि साहब ये एक वोट का, ये इलेक्शन का वो नहीं है, ये मिस्टेक डाकिया की है और इस वोट को वहां काउंट होना चाहिए। उसने वो वोट वहां रिटर्न करने के बजाय यहां रिजेक्ट कर दिया। इसको रिजेक्ट करने की बजाय वहां पर भेज देना था जहां मतलब गलत एड्रेस पर आ गया है। तो एड्रेस गलत का मतलब वहां वापस जाना चाहिए। डाकिए की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर वो गलत एड्रेस पर आया है तो वो लिख कर बता देता है, भेज देता है कि वहां चला गया, और जिसको रिसीव करना था वो बता देता है कि साहब ये वहां का नहीं, वहां का है, तो वो वहां चला जाता। ये करने की बजाय उसने रिसीव कर लिया। रिसीव करके उसने जब वोट खोला तो वोट खोलने पर पता लगा कि ये तो दूसरी विधानसभा का मामला है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब इनका कहना यह है कि साहब इसको, ये क्लरिकल एरर है, इसको सही कर दिया जाए, आर्टिकल 226 में एक रेट जारी कर दी जाए और ये कहा जाए कि इस वोट को वहां काउंट कर लिया जाए। दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी ये फंसी कि रिटर्निंग ऑफिसर एज पर द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और जो इलेक्शन कोड है, मतलब इलेक्शन रूल्स हैं, इलेक्शन रूल्स ये कहते हैं कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने एक बार सर्टिफिकेट दे दिया तो सर्टिफिकेट देने के बाद इस मामले को केवल इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही चैलेंज किया जा सकता है। इस मामले को अब दूसरे किसी कानून के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता, या फिर हाई कोर्ट का इंटरवेंशन या कोर्ट इंटरवेंशन इसमें नहीं हो सकता। अब कोर्ट इंटरवेंशन इसमें नहीं हो सकता, भाई हमारा वो तो कह रहा है कि हमारा भेज दो, हमारी लॉटरी रूल 63 में निकाल दो, हम अपनी लॉटरी निकाल लेंगे। बात तो सही है कि हमारी लॉटरी जब इक्वल हो जाएगा तो लॉटरी निकलेगी। अब यहां पर जो कंट्रोवर्सी है वो यही है कि क्या इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से आर्टिकल 329 में जाना चाहिए था या आर्टिकल 226 में जाना चाहिए था। आर्टिकल 239 बी ये कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा एक बार मतलब इलेक्शन का जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो आचार संहिता लागू होने के बाद कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई बड़ा लॉजिकल विषय ना हो। इसलिए ये इलेक्शन का मामला है तो आपको इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से जाना चाहिए था, और इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से जाने का मतलब है कि आपको 45 दिन के अंदर इलेक्शन पिटीशन डालनी है। 45 दिन के बाद आपको 6 महीने में, मतलब जब आप डाल देंगे तो 6 महीने में उसको डिसाइड होना है, और 6 महीने में डिसाइड होने के बाद जब उसकी अपील जाएगी तो 30 दिन में उस अपील पर सुनवाई होगी। यानी कि कुल मिलाकर 7-8 महीने का चारा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्शन मिस्टेक है या फिर ये ह्यूमन क्लैरिकल मिस्टेक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक किया था चंडीगढ़ के मामले में। चंडीगढ़ में इसी तरह का वोट इधर का उधर हो गया था, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना फैसला दे दिया था। जब वो सुप्रीम कोर्ट मामला आया और रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला दे दिया तो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये इलेक्शन पिटीशन मेंटेन होती है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई ये तो इलेक्शन पिटीशन का मामला है, लेकिन यहां पर सीसीटीवी फुटेज है और सीसीटीवी फुटेज बता रहे हैं कि उसने जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया, वो देख रहा था, जो भी कंट्रोवर्सी उन्होंने देखी, और रिटर्निंग ऑफिसर को सजा देने के, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की बात कही, उसको हड़काया धमकाया और कहा ये साफ साफ
दिखाई दे रहा है कि ह्यूमन बदतमीजी है। और इस वजह से इसमें मैं आर्टिकल 142 डिक्लेयर कर 142 की पावर इस्तेमाल 142 की पावर का मतलब है कि जहां कहीं भी पावर क्लैरिफाई ना हो वहां सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता है तो फिलिंग ऑफ द गैप वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए डिक्लेयर कर सकता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास 142 की पावर थी, सेम मैटर था जैसा शिवगंगा का ये मैटर है तिरुपट्टूर का, वैसा ही मैटर चंडीगढ़ मेयर का था। सुप्रीम कोर्ट के पास 142 था, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब यहां पर हाई कोर्ट जब 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 इलेक्शन पिटीशन सुनती है कोर्ट तो सिंगल जज सुनता है। यहां आज रिट जुरिडिक्शन में 2 जजेस की बेंच बिठाई चीफ जस्टिस ने, और वो 2 जजेस की बेंच ने अर्जेंसी में संडे को सुनवाई करी। यानी कि उसने कहा कि भाई अर्जेंसी मामला है, अभी सरकार शपथ ले रही है, सरकार के शपथ लेने के बाद ये जो है वो बहुमत सिद्ध हो जाएगा। तो एक वोट के चक्कर में वहां चूंकि वहां 118 ही का मामला है और 119 और 120 पर ये टैली कर रहा है तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ जाएगी और इसके अतिरिक्त सरकार गिरने बनने का भी चक्कर आ सकता है। तो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको संडे को सुना। हाई कोर्ट में जब विरोध हुआ कि इसको इलेक्शन पिटीशन के बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि इलेक्शन पिटीशन से ही आना चाहिए, और उधर टीवी के भी के कैंडिडेट की तरफ से जो वकील प्रेजेंट हुए उन्होंने भी कहा कि भाई ये तो इलेक्शन पिटीशन आने चाहिए। लेकिन मुकुल रोहतगी साहब जो इधर से प्रेजेंट हुए उन्होंने कहा कि साहब ये ह्यूमन क्लैरिकल एरर है, ये आर्टिकल 226 में हो सकता है। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट के पास तो आर्टिकल 142 की पावर है नहीं, तो क्या वो आर्टिकल 226 में कर सकता है? तो सबसे पहले अभी हाई कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वाकई में उसको 226 में पावर है, क्या वो इस तरह के ह्यूमन क्लैरिकल मिस्टेक सुन सकता है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को ज्यादा पावर है आर्टिकल 32 से। जब हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, और तब वहां आर्टिकल 32 इन्वोक होता है। आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान के लिए रिट जारी हो सकती है। अब किसी भी प्रावधान का मतलब यहां 329 भी शामिल है जो इलेक्शन पिटीशन का है। तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट के पास 226 में ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट को अगर हम कहना चाहें 32 प्लस 142 मिलाकर पावर जो बनती है वही पावर 226 में हाई कोर्ट को बनती है। फिर भी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी बचता ही है, तो क्या होगा आगे। लेकिन यह तय है कि जो टीवीके के प्रमुख जोसेफ विजय ने जजमेंट ऑर्डर कर दिए हैं वो ऑर्डर वैलिड हैं, सरकार गिरे या ना गिरे। और मैं समझता हूं कि 120 की टैली उनके पास है, अगर एक कम भी हो जाएगा तो भी 119 की टैली रहती है। ऐसी परिस्थिति में उनको अब जब बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी, अब इसमें नई कंट्रोवर्सी फंसेगी। बहुमत सिद्ध करने की बात, चूंकि कल ही बहुमत सिद्ध मतलब 13 तारीख को ही बहुमत सिद्ध होना है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो कैंडिडेट डीएमके का माना जाएगा कि वो इनका माना जाएगा, ये भी सवाल है। फिर इनकी शपथ का मामला आता है, तो ये शपथ वो लेंगे कि ये लेंगे। अब विधानसभा में शपथ ले जाएंगे तो फिर क्या होगा। ये कई एक कंट्रोवर्सीज अब नई पैदा होंगी, और अगर जो कैंडिडेट है वो सपोर्ट कर देता है और सपोर्ट करके सरकार बन जाती, बाद में उसको दूसरी पार्टी में घोषित कर दिया जाता कि नहीं ये वाला कैंडिडेट नहीं है, ये उनका वाला है, दूसरी पार्टी की तरफ चला गया, इनका एक वोट कम हो जाता है, तो क्या फिर से बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, क्या फिर से विधानसभा में शक्ति परीक्षण करना पड़ेगा। ये बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस इस समय इसमें आए, इसलिए मैंने समझाने की कोशिश की कि आखिर 142, आखिर 226 और आर्टिकल 329B, रूल 63 या रूल, बाकी रूलों की बात करूं कि जिनमें वो इक्वल वोटिंग कर देते हैं या फिर नहीं जा सकते या कर सकते हैं, इस पर हम लोगों ने पूरा विस्तृत जानकारी देने की कोशिश करी। आपको लगता है कि इसमें और कुछ प्रश्न बन सकते हैं, इसमें और कुछ कंट्रोवर्सी है, तो निश्चित तौर से हमको बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।